आज हम बात करेंगे लुडविग विटगेनस्टाइन के बारे में। जो ये थे विटगेनस्टाइन, ये एक एनालिटिकल फिलोसफर थे और इनको लॉजिकल पॉजिटिविज्म में इंपॉर्टेंस दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था टेक्टेस्को फिलॉसफी। तो उसमें क्या होता है कि क्या आप लिख सकते हो इसका नाम अगर लिखा है आपने, क्योंकि मैं भी पढ़ नहीं पाया, इतनी टाइम हो गया, याद ही नहीं रहते ये शब्द। विटगेनस्टाइन सब लोग अपने AI में निकालें और देखें, है ना, कौन थे ये लुडविग विटगेनस्टाइन। लुडविग विटगेनस्टाइन लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं, उसके एक बड़े नाम की बात कर रही है मैडम हमारे साथ आज। अच्छा जी, इन्होंने बुक लिखी थी ट्रैक्टेटस लॉजिक फिलॉसफी। 1921 पब्लिश हुई थी 1921 अच्छा। और लिखी थी 1918 में। जी बेटा, जितना मैं कॉमन सेंस से ट्रैक्टस हो गया, मतलब टिटाइज एक तरह का ग्रंथ लॉजिकल फिलॉसफी के ऊपर, ऐसा लग रहा है मुझे, बाकी आप क्लियर करो मुझे, बोलो। जब इन्होंने ये बुक लिखी थी ना, जब इनका ये कंक्लूजन दे रहे थे तो इन्होंने डिस्कस किया था द लिमिट ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज, जिसमें वो कहते हैं कि जो फिलॉसफी क्या क्या है द लिमिट ऑफ वर्ड लैंग्वेज है, शब्द की लिमिट। ओके गुड। इसमें ये कहते हैं कि जो फिलॉसफी है उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। मतलब जो फिलॉसफी है वो हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है ना, उनको सॉल्व करने में हेल्प नहीं करती। नहीं करती। इसलिए ये कहते हैं कि फिलॉसफी क्या है, यूजलेस है। अब हम बात करेंगे लुडविग विटगेनस्टाइन के इंट्रोडक्शन के बारे में, इनके बैकग्राउंड के बारे में। ये 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक थे। वो मुख्यतः भाषा, तर्क और अन्य अर्थ पर अपने विचारों के लिए प्रसिद्ध माने वो जाते हैं। मुख्यतः भाषा, तर्क और ओके, अर्थ के आधार लैंग्वेज पर पे भी लिखते थे। विचार ओके ओके। इनको दो भागों में बांटकर समझा जाता है। एक है अर्ली विटगेनस्टाइन और दूसरा है आफ्टर विटगेनस्टाइन। अगर हम अर्ली विटगेनस्टाइन की बात करें तो इसमें जो उन्होंने पहली बुक लिखी थी वो थी टेक्टेटस लॉजिक ऑफ फिलॉसफी 1921 में। इसमें देखा जाता है इनको अर्ली विटगेनस्टाइन के रूप में। और जो दूसरी बुक थी इनकी फिलॉसफिकल इन्वेंशन, जो इन्होंने लिखी थी 1953 में, इसमें देखा जाता है इनको आफ्टर विटगेनस्टाइन के रूप में। कैन यू इसको भी लिख दो, दूसरी बुक को भी लिख दो बेटा, फिलोसफिकल जो भी बोला आपने। तो देखो इन्होंने, ममता ने हमें बताया कि दो भागों में डिवाइड है इनकी राइटिंग। पहले कुछ और बोलते हैं और बाद में ये चेंज हो जाते हैं। फिलोसफिकल इन्वेंशन, इन्वेस्टिगेशन। ओके, थैंक यू बेटा। और ये है 1900, हाँ लास्ट, बस बहुत सुंदर। हाँ बोलो बेटा। इनका जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रेलिया के वियना में। और ये ऑस्ट्रिया ना? हाँ जी सर। और ये एक औद्योगिक समृद्ध परिवार से संबंध रखते थे। इनकी शिक्षा हुई थी गणित और इंजीनियरिंग में और इन्होंने 1908 में मैनचेस्टर में एरोनॉटिक्स का अध्ययन किया और बाद में इनकी रुचि, मतलब ये लॉजिक में इंटरेस्ट लेने लगे। और अगर हम बात करें इनका फिलॉसफी में कैसे प्रवेश हुआ और इन्होंने इनका जो फिलॉसफी में योगदान किया है, 1911 से 1921 के बीच इन्होंने फिलॉसफी भी काम करना शुरू किया। 1911 में ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गए और वहाँ के जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे जैसे कि रसेल हो गए, उनसे मिले। तो उनके मार्गदर्शन में ही इन्होंने क्या किया, तर्क और भाषा के दर्शन पर कार्य करना शुरू किया। और इन्होंने क्या किया, कार्य करना जब शुरू किया तो 1914 में क्या होता है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होता है तो ये जो अपना रिसर्च कर रहे होते हैं लॉजिक के ऊपर, उसको छोड़ देते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के जो आर्मी थे उसको ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा। और फिर बाद में और 1914 में ही अपनी इस बुक को लिखते हैं जो ट्रैक्टेटस लॉजिक ऑफ फिलॉसफी, और ये रसेल को भेज देते हैं। फिर रसेल इसको 1921 में पब्लिश करते हैं और इसका इंट्रोडक्शन भी वो खुद ही लिखते हैं रसेल। और इनके और भी कुछ बुक्स हैं, जैसे कि इनकी सिर्फ एक ही बुक पब्लिश हुई थी जब ये जीवित थे, वो इनकी पहली बुक थी ट्रैक्टेटस लॉजिक ऑफ फिलॉसफी। बाकी की जो इन्होंने बुक्स लिखी थी वो इनके मरने के बाद पब्लिश हुई थी, पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी है। इनकी जो दूसरी बुक है उनका नाम है द ब्लू बुक, द ब्राउन बुक और नोटबुक, जो उन्होंने वर्ल्ड वार के टाइम में देखा था कि क्या हुआ था, उसमें उन्होंने एक बुक लिखी थी द नोटबुक और नोट्स ऑफ लॉजिक, फिलॉसफिकल इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा भी इन्होंने कुछ बुक्स लिखी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, विटगेनस्टाइन को दो रूपों में देखा जाता है, अर्ली और आफ्टर। जब ये टेक्टेटस लॉजिक फिलॉसफी लिखते हैं तो इन्होंने इस
थ्योरी ऑफ मीनिंग और जो ओके, थ्योरी ऑफ, पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग। गुड। ये देखो मेन चीज शुरू में इन्होंने बोला मीनिंग की, पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग, ब्यूटीफुल। जैसे कि मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो आप लोगों को दिखना भी चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूँगी कि मेरे सामने क्या है, एक बुक रखी हुई, तो ये आपको दिख भी रही है। अगर मैं बोलूँगी आपको ऐसे कि मेरे सामने भगवान बैठे, तो जो मैं बोल रही हूँ वो सत्य नहीं। ये कहते हैं कि हमें वही बोलना चाहिए, मतलब जिसके बारे में हम स्पष्ट कर सके, आपको भी लॉजिक होना चाहिए, उसमें आपको दिख रहा होगा ना, वही बोलना चाहिए। मतलब उसकी पिक्चर बना सके हम। जैसे मैं एक उदाहरण दूं बेटा, देखो आप, चलो आप बड़ी कोशिश की, जैसे छोटे बच्चों का चार्ट देखे कभी आपने, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, आ, उससे कुछ ना कुछ चित्र बनाया होता है। और सबसे पहले जब आदमी सीखता है तो उससे रिलेट करता है वो बच्चा। तो ये बोल रहे कि कुछ भी लैंग्वेज में जब वर्ड जब बोलते हैं तो कुछ आपके माइंड में कुछ उसकी वो आनी चाहिए, पिक्चर, ऐसा बोल रहे हैं। शाबाश बेटा। विटगेनस्टाइन एनालिटिकल फिलोसफर थे। ये इनको एनालिटिकल फिलोसफर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लैंग्वेज का एनालिसिस कर रहे थे। इनके अकॉर्डिंग जो फिलोसफिकल प्रॉब्लम है वो मतलब उनका एराइज होता है क्योंकि मतलब वो हम क्या करते हैं, लैंग्वेज का एप्रोप्रिएट यूज़ करते हैं। इनके अकॉर्डिंग अगर हम लैंग्वेज का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो आधा से ज़्यादा जो फिलोसफिकल प्रॉब्लम है जिनको हम कंसीडर करते हैं तो वो क्या है, वो प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं वो, कि लैंग्वेज को समझ लो तो फिलॉसफी कुछ भी नहीं, लैंग्वेज में ही, शब्दों में ही फिलॉसफी छुपी हुई है, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है ना, आगे बोलो बिटिया। शाबाश। विटगेनस्टाइन लैंग्वेज और उसका जो वर्ड के साथ रिलेशन है उसके मीनिंग के बारे में बताते हैं कि इनका आपस में क्या है, जो थॉट हो गए, वर्ड हो गए, और जैसे हम कुछ कहेंगे तो उनका क्या है, दुनिया के साथ इंटरकनेक्टेड रिलेशन, ऐसा ही बताते हैं। विटगेनस्टाइन ने जो बुक लिखी थी डिक्टेटर्स फिलॉसफी, इसका लिखने के पीछे इनका मेन रीजन ये था कि जो रियल सेंस में है, मतलब इन्वेस्टिगेट, मतलब जिसको रियल सेंस में इन्वेस्टिगेट किया जाए कि लैंग्वेज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि अगर हम लैंग्वेज के फंक्शन को समझना है, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझना है, तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं, थ्रू ऑफ लॉजिक, लॉजिक के द्वारा समझ सकते हैं। वाह। ये कहते हैं कि जब भी हम बोलते हैं, जैसे हम अपने कुछ थॉट होते हैं उनको एक्सप्रेस करते होते हैं, तो उनको हम लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। रुको, देखो अभी क्या बोल रही है, पता कहाँ से आ रहा है बेटा, ये आ रहा है फर्डिनांड डी सॉसूर से। सॉसूर ने बोला था कि हर भाषा के कुछ लॉजिक होता है और लॉजिकली हम भाषा को स्ट्रक्चर के थ्रू उसके समझ सकते हैं। वही चीज़ ये भी उठा रहा है कि मैथमेटिकली, लॉजिकली हम भाषा को समझ सकते हैं, और भाषा के शब्दों में भी क्या है, फिलॉसफी, मीनिंग उसमें ही है। मतलब शब्द या मीनिंग एक ऐसी चीज़ है क्योंकि वो भाषा से बना है और भाषा ग्रामर से चलती है, मैथमेटिक्स से चलती है। तो अगर लॉजिक को आप समझ गए तो दुनिया में जो समझना वो आपने समझ लिया, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, आगे बोलो। अपने पहले वर्क में जो मैडम बता रही है, आगे बोलो। शाबाश। वो कहते हैं, वो अंत में अपनी बुक में कहते हैं कि जहाँ हम कुछ बोल नहीं सकते, उनका मानना है कि लैंग्वेज का जब हम एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो वो एक वहाँ पे एक फैक्टर चीज होता है, वो उसके सामने निकल आता है कि अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो लैंग्वेज जो उसका क्या है, मिसलीडिंग स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर, लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो मिसलीडिंग होगा, तो जो हम थॉट है ना, जो हमारे वो अगर हम बताएंगे किसी को तो वो अच्छे से उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कौवा मर के चल रहा है, तो ये क्या बना, कुछ नहीं बना ना। मतलब उसका लॉजिक, स्ट्रक्चर का लॉजिक बनना चाहिए। संबंध सीता ने को दिया, को के आगे लिखना पड़ना किसके साथ, समझे आप। जैसे सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्रीडिकेट, समझते भाषा में कैसे होता है वो जोड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो तुम्हारी लैंग्वेज किसी काम की नहीं है, ऐसा बोल रही है ये। ठीक है, आगे बोलो। शाबाश वो कहते हैं कि लैंग्वेज को एनालिसिस किया जाना चाहिए ताकि जो हम स्टेटमेंट किसी और को बता रहे होते वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट वे में रियलिटी के साथ जुड़ना चाहिए ताकि उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। अब हम बात करते हैं टेक्टेटस लॉजिक ऑफ फिलॉसफी में ये क्या कहते हैं कि इनकी ये जो बुक है वो भाषा और वास्तविकता, मतलब लैंग्वेज और रियलिटी के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको समझाने का प्रयास करते हैं वो अपनी इस बुक में। विटगेनस्टाइन वो लॉजिकल दृष्टिकोण को अपनाते हैं और उनका कहना था कि दुनिया फैक्ट का योग है, ना कि ऑब्जेक्ट का। दुनिया फैक्ट का योग है, तथ्यों का कुल योग है, ना कि ऑब्जेक्ट का बस। वाह। उन्होंने लैंग्वेज को पिक्चर थ्योरी ऑफ लैंग्वेज के रूप में प्रस्तुत किया था इस बुक के थ्रू। उनका मानना था कि भाषा का कार्य रियलिटी का जो प्रतिबिंब है उसको प्रस्तुत करना है। ब्यूटीफुल। उनके इस बुक के कुछ प्रभाव पड़े। उनकी ये बुक एनालिटिकल फिलॉसफी और लॉजिकल पॉजिटिविज्म के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो विटगेनस्टाइन थे, उन्होंने जब अपनी ये बुक लिखी तो उनको लगा कि उन्होंने जो फिलॉसफी की जो सारी प्रॉब्लम है वो खत्म कर दी है, लेकिन बाद में क्या होता है
ये अपने इस काम को छोड़ देते हैं, फिर बाद में ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर से रिसर्च करना शुरू करते हैं। इनकी जो इन्होंने बुक लिखी है इसकी आलोचना किसी और ने नहीं की, बल्कि ये खुद ही इसकी आलोचना करते हैं और ये अपने जो पहले विचार दिए होते हैं उन पर फिर से रिसर्च करना। सुनो बेटा, तो इससे इनकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? इन्होंने एक वक्त ये सोचा कि मैंने पूरी फिलॉसफी फाइनल कर दी है ना, दे दी लैंग्वेज की, और अब खुद ही अपनी आलोचना कर रहे हैं, तो क्या इनको नहीं लगा होगा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी इससे? सर ये तो इनको पता नहीं, आप बताओ क्यों नहीं लगा, क्यों किया इन्होंने ऐसा? पहले बोलते कि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, फिर खुद ही अपनी आलोचना कर दी, क्या इससे इनकी वैल्यू हमारी नज़रों में कम नहीं हो जाएगी? क्यों? क्योंकि इन्होंने उसको चेंज किया, मतलब चेंज नहीं, कोई बात नहीं, बोलो, आप बोलो, क्यों नहीं इनकी वैल्यू कम क्यों नहीं होगी? एक्सेप्ट किया शायद। अच्छा, और ठीक है, इस स्टेप एक और है। हाँ बोलो सिमरन, क्या प्लस हुआ? क्यों इनकी वैल्यू घटनी क्यों नहीं चाहिए हमारी नज़रों में? पहले बोला मैंने सब सॉल्व कर दिया, फिर अपनी आलोचना कर रहा है, तो वैल्यू कम होनी चाहिए कि बढ़ी इनकी वैल्यू? अगर बढ़ी तो क्यों? क्योंकि इनकी कमिटमेंट नॉलेज के प्रति थी, समझा आप, सच्चाई को जानने की, उसमें अपनी इज्जत, वही जो पहले बात हुई कि मेरी इज्जत में कैसे लग रहा हूँ, दिख रहा हूँ, या मेरा सम्मान होगा, उसको छोड़ के इन्होंने सच्चाई को ढूंढने की या क्या की कोशिश। कमिटमेंट किसके प्रति थी? नॉलेज के प्रति, ठीक है ना, इसलिए ये कम नहीं हुई, इनकी वैल्यू बढ़ी। आगे बोल बेटे, शाबाश। टेक्टेटस में जो इनके ब्रह्मिक विचार थे वो इस प्रकार से, ये दुनिया और भाषा का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताते हैं। विटगेनस्टाइन ने माना कि दुनिया वास्तव में तथ्यों से बनी है, ना कि सिर्फ चीज़ों से। उन्होंने कहा कि हमारे शब्द और हमारे वाक्य ऐसे चित्र हैं जो इन तथ्यों को दिखाते हैं। सही। दूसरा वो बताते हैं पिक्चर थ्योरी, जैसे कि एक तस्वीर में हम वस्तु का रूप देखते हैं, वैसे ये शब्द दुनिया की तथ्यों का चित्रण करते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी भी क्षेत्र का नक्शा लेते हैं तो क्या होता है, वो उस क्षेत्र का चित्र होता है। उसी तरह ठीक हम जो वाक्य बोलते हैं वो स्थिति या तथ्य को दिखाता है। दूसरा ये कहते हैं कि भाषा की सीमा, उनका कहना था कि जो बातें हम साफ साफ शब्दों में नहीं बता सकती उन पर चर्चा करना व्यर्थ है, बेकार है। अर्थात अगर कोई विषय हमारे शब्दों में फिट नहीं होता है तो उस पर बात करने का मतलब नहीं बनता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, एक वो कहते हैं कि जैसे आपके पास एक फ़ोटो है, वो फ़ोटो केवल उन चीज़ों को ही दिखा सकती है जो हमारे कैमरे में कैप्चर हो सके। जैसे कोई चीज़ अस्पष्ट है, हम लोग को बिल्कुल नहीं दिख रही है, तो हम लोग उसको कैमरे में क्या नहीं कर सकते, कैप्चर नहीं कर सकते। इसी तरह विटगेनस्टाइन मानते थे कि भाषा केवल उन्हीं बातों को व्यक्त कर सकती है जिन्हें हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब बात करेंगे हम आफ्टर विटगेनस्टाइन की। ठीक है। इसमें जो इन्होंने बुक लिखी थी फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन, जो इनके मरने के बाद पब्लिश हुई थी 1930 के दशक में, विटगेनस्टाइन ने दोबारा दर्शन की ओर वापसी की और उनके विचारों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया था इस टाइम, इसलिए इनको इस बुक के अंदर इनको आफ्टर विटगेनस्टाइन के रूप में देखा जाता है। इसमें उनके मुख्य विचार है, उन्होंने टेक्टोटस, मतलब उन्होंने जो टेक्टोटस में था, उन्होंने ये जो थ्योरी दी थी, उन्होंने पिक्चर थ्योरी, जो चित्रात्मक सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और भाषा के उपयोग को प्रमुखता दी। भाषा का अर्थ, आप इसमें ये कहते हैं कि भाषा का अर्थ शब्दों का, मतलब शब्दों के उपयोग पर निर्भर करता है, ना कि किसी वस्तु के साथ उसके संबंध पर। मतलब मैडम ये बोल रहे हैं कि पहले वो बोलता था कि शब्द का कोई एग्जैक्ट मीनिंग होता है और उसकी पिक्चर बननी चाहिए, उसी शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग होता है। अब वो बोलता है शब्द का मीनिंग क्या बन रहा है, इसके बजाय शब्द आपने किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया, किस संदर्भ में वो शब्द यूज़ किया, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, प्रेमी, ये प्रेमी किसी लड़के और लड़की का प्रेम की बात हो रही है, या किसी भक्त और प्रभु की बात हो रही है, ठीक है, या एक प्रकृति और उसको चाहने वाले की बात हो रही है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? देखो एक ही शब्द है पर उसका यूज़ किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसका मतलब ये भी हो गया, बताएंगे आपको ये, कि कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता। आगे बोलो बेटी। अब इनका जो इन्होंने अब ये भाषा को नए नज़रिए से देखते हैं। बाद में क्या होता है कि विटगेनस्टाइन ने अपना विचार बदल दिया और उन्होंने कहा कि भाषा केवल एक तस्वीर नहीं है बल्कि एक उपकरण है, जैसे टूल है। यस सर। जैसे आपके पास एक औजार है, हथौड़ा है, तो हथौड़े के अलग अलग काम हो सकते हैं। कहीं पर आप उसको जैसे कील को डालने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं, तो कहीं पर किसी चीज़ को तोड़ने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। हम किसी शब्द का मतलब कि तभी समझ सकते हैं जब हम देख सकें कि शब्द किस संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है। गुड, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, शाबाश। दूसरा ये बताते हैं लैंग्वेज गेम के बारे में। उन्होंने विचार पेश किया था कि जैसे अलग अलग खेलों में क्या होता है, अलग अलग नियम होते हैं, वैसे ही भाषा का भी उपयोग अलग अलग होता है, और मतलब उसको जैसे हम लैंग्वेज को जिस संदर्भ में प्रयोग करेंगे तो उसके अलग अलग फेज होते हैं। हाँ, लैंग्वेज गेम, मतलब पहले इसने पिक्चर थ्योरी ऑफ लैंग्वेज दी, अब क्या दे रहा है ये, लैंग्वेज गेम, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में आप भाषा को यूज़ करें, ये कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, लैंग्वेज गेम।
लोग लैंग्वेज की गेम खेलते हैं। बोलो शाबाश। उदाहरण के लिए जब हम बातचीत करते हैं या फिर कोई कविता सुनाते हैं या फिर हंसी मजाक करते हैं, तो जो हम शब्द यूज करते हैं तो हर उसमें देखा जाए कॉन्टेक्स्ट में तो सबका मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर ये बताते हैं अर्थ का उपयोग। उनका कहना था कि शब्दों का अर्थ उनके उपयोग से तय होता है, जैसे कि कौन सा शब्द कहाँ पे किस संदर्भ में उपयोग किया जा रहा है। किसी शब्द का असली मतलब समझने के लिए हमें देखना होगा कि हम उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे थे। बहुत बढ़िया, को ताली। आओ, आप में से कोई इनके इस क्लोजर की खुशी में कोई शब्द बताए जहां उसके कॉन्टेक्स्ट से उसके मीनिंग बदल जाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको प्रेमी, आप लोग बताओ कोई वर्ड, कोई हाथ खड़ा करो और बैठो बैठो। कोई शब्द, हाँ बोलो, आप बोल रही थी, बताओ कोई शब्द। बेटा ओमा बताओ, एक ही शब्द पर उसका संदर्भ बदलने से उसके मीनिंग बदल गए। होता है ऐसा? कहीं होता है तो बताओ कोई शब्द, कोई भी बोलो, कोई ऐसा शब्द जिसके संदर्भ से उसके मीनिंग बदल गए। एक तो मैंने उदाहरण दिया आपको प्रेमी का, और बताओ कोई था। जैसे कि सियार, ठीक है, सियार वो क्लास का सियार नहीं, सियार, ओ ठीक है। तो एक जंगल में सियार बोल रहा है, दूसरा तुम भूखे भेड़, तुम भी एक नंबर के सियार हो। सियार मतलब चमचे टाइप, डरपोक, ठीक है, मतलबी, अपॉर्चुनिस्ट। समझ गए आप? धन्यवाद, समझ गए।